अगर आपने सहायता ली है तो आप किसी को भी एडमिशन देने से या किसी व्यक्ति को इस आधार पर जॉब देने से मना नहीं कर सकते कि तुम दूसरे धर्म से बिलोंग करते हो। कंडीशन इसमें यही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 30 में सिर्फ यही बोला गया है कि आप अपने अफेयर्स को, अपनी चीज़ों को आप सेल्फ मैनेज कर सकते हो, आपको ये अधिकार है। देखिए अधिकार तभी है जब आप सरकार से कोई सहायता मत लो, ठीक। 30 हो गया। 29-30 थोड़ा टफ है, तो 29-30 में कुछ है नहीं। देखिए कल्चर है, स्क्रिप्ट है और लैंग्वेज है। और किन के लिए बात करता है? अल्पसंख्यकों की बात करता है। अल्पसंख्यक मैंने बता दिया, हिंदुओं को छोड़कर हमारे 7 धर्म पाए जाते हैं, उनमें हिंदुओं को छोड़कर सारे धर्म अल्पसंख्यक में आते हैं। जैन भी आता है, बुद्ध भी आता है, पारसी भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और सिख भी आते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं आते, ठीक। तो 30 तक हो गया। तो तब 30 तक जो ये बात हमने की है, ये किस में आते हैं? प्योर फंडामेंटल राइट में आते हैं। अब जितनी बातें मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे की है, इनको बचाने के लिए सरकार ने आपको क्या दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही आपको जो सुप्रीम कोर्ट में जो पढ़ा रहा हूं, इसको बोलते हैं रिट जुरिडिक्शन। रिट जुरिडिक्शन मतलब संवैधानिक उपचारों का न्याय क्षेत्र। तो न्याय क्षेत्र कहां तक होगा? इसको जैसे मान लीजिए आपके फंडामेंटल मूल अधिकारों का हनन हुआ, हनन हो रहा है। मान लीजिए आपको मैं बोलने नहीं दे रहा हूं, आपको मैं घर बनाने नहीं दे रहा हूं, आपको एडमिशन नहीं दे रहा हूं, या आपके साथ कुछ गलत बिहेव हो रहा, पुलिस गलत काम कर रही है, पुलिस आपको गलत तरीके से पकड़ रही है, गलत तरीके से आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप रिट फाइल कर सकते हैं। और रिट फाइल कहाँ होगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। याद रहेगा, हाई कोर्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और लोअर सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये नहीं होता है, ये सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता है। ध्यान रहेगा, ये मोटी बात याद रखिएगा। दूसरा है कि फंडामेंटल अधिकारों के साथ यही अच्छी बात है, इसको आप न्यायालय में इसको आप कर सकते हैं। जैसे आपके साथ आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपके साथ कोई भी अगर गलत होता है, आप सरकार के खिलाफ, याद रखिएगा ये सिर्फ सरकार के खिलाफ होता है। जो निजी संस्थाएं होती हैं, अगर उनके खिलाफ आपको जाना है तो आप कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, उपभोक्ता फोरम होता है, वहां पे आपको न्याय मिलेगा। और अगर सरकार और कुछ चीज़ों में गलत करती है तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहां पर जाके आप रिट फाइल करोगे। अब रिट कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती है रिट। कौन कौन सी होती है, जल्दी बता दो। हैबेस कॉर्पस दूसरा, ठीक। तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा हाँ, और सर्टेरियो है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन प्रतिषेध बोलते हैं, तो ऐसे अलग अलग नाम है, मैं आपको लिखा देता हूँ अभी। तो इसमें से देखिए 5 टाइप की रिट होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रिट्स बोलते हैं। और इसको रेमेडीज भी बोलते हैं, रेमेडीज, रेमेडीज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। इसमें पहला नंबर आता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। दूसरा आता है मैंडमस, तीसरा आता है प्रोहिबिशन, चौथा आता है सेटेरियो, पांचवा आता है क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये 5 टाइप के चीजें होती हैं, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। इसमें से आप लोग हाँ इसमें लिख सकते हैं, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं आप, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक। इसको बोलते हैं परमादेश, इसको बोलते हैं परमादेश, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रतिषेध, परमादेश, लिख लिया, परमादेश। इसको बोलते हैं प्रतिषेध, प्रतिषेध, ठीक है। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। इसको बोलते हैं अधिकार प्रच्छा, हिंदी में थोड़ा अजीब अजीब नाम है, अधिकार प्रच्छा, ठीक। ये 5 टाइप के होते हैं। अब इसमें से देखिए, ये जो
5 है, इनको बड़ा सिंपल है, एक बार बस इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ कि एक बार आपको समझ में आ जाए, क्योंकि रिट जुडिक्शन जो हम पढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा अधिकार है। नागरिकों को क्या होता है, इससे ही अधिकार मिला हुआ है, तो इससे कोई समस्या नहीं है। और ये जानना बड़ा जरूरी है कि अगर मान लीजिए हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत सरकारें तो आए दिन गलत करती हैं, तो आखिर हमारे पास ताकत होनी चाहिए ना। यही 5 ताकत हैं जो कि आपको सरकार से लड़ने के लिए कैपेबल बनाती हैं, सक्षम बनाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप हैबेस कॉर्पस की बात कीजिए, तो हैबेस कॉर्पस किसके लिए होता है? जैसे मान लीजिए पुलिस है, पुलिस आपके साथ कुछ गलत करती है, पुलिस अमूमन कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो पुलिस आपको आई पकड़ के ले गई, आपका अधिकार क्या है? ये जानना कि भाई हमने कौन सा अपराध किया है। आखिर पुलिस आएगी, मैं कहता हूँ ठीक है आप मुझे पकड़ो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा अधिकार है और आपका कर्तव्य है, पुलिस का कर्तव्य है कि ये बताए कि हम पकड़ क्यों रहे हैं। भाई हमने चोरी की, मारपीट की, लड़ाई झगड़ा किया, कुछ तो किया होगा, तो पुलिस का कर्तव्य है और हमारा अधिकार है ये जानना कि हमें क्यों पकड़ रहे हो, पहली चीज़। दूसरा है पुलिस का काम क्या होता है, 24 घंटा के अंदर, 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट या जज के सामने प्रेजेंट करना। जैसे आज पकड़ी है, कल आपको प्रेजेंट करेगी एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी, मतलब जो सफ़र है जर्नी वर्नी उसको छोड़ के आपको प्रेजेंट करना कंपलसरी। आपको ऐसा नहीं कर सकती कि आज पकड़ी है 4 दिन 5 दिन तक आपको थाने में रखेगी, नेवर, कभी नहीं। यहाँ तक कि जो रिमांड है, रिमांड होती है, पूछताछ होता है, पूछताछ तभी कर सकती है पुलिस आपसे जब वो जो जज होता है, मजिस्ट्रेट होता है, वो आपको टाइम देता है, 3 दिन की रिमांड में आपको हम दे रहे हैं, मतलब 3 दिन आप पूछताछ कर सकते हैं। ये नहीं कि वो 3rd डिग्री ही यूज करिए, नहीं। तो ये मान के चलिए कि जो अगर रिमांड होती है तो सरकार की मदद से या मजिस्ट्रेट जब अधिकार देता है संस्थाओं को तब जाके करती हैं। तो पहली बात है कि आपको बताएगा क्यों पकड़ा जा रहा है। दूसरा अधिकार क्या है आपका, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा। अगर इन केस महिलाओं के मामले में ऐसा होता है, बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, ये भी अधिकार मिला हुआ है। अगर इनको अरेस्ट भी किया जाएगा तो महिला पुलिस होगी, महिला थाना होगा, महिला की कस्टडी में ये लोग महिलाएं रहेंगी, वह कंपलसरी होता है। ठीक, अगर मान लीजिए अगले दिन संडे पड़ गया, छुट्टी का दिन है, तो स्पेशल कोर्ट खुलेगा, संडे के दिन भी खुलेगा महिला के मामले में, और उनको न्याय मिलेगा। अगर वो गिल्टी है, अगर वो अपराधी पाई जाएगा तो जेल जाएगी, अगर इनोसेंट है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पुरुषों के मामले में इतना है कि छुट्टी के दिन थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है, नेक्स्ट वर्किंग डे में इनकी हेयरिंग होगी। अगर इफ़ ही फाउंड गिल्टी तो ओके, जेल जाएगा, अगर इनोसेंट है तो जमानत दे देगा, ये छोड़ देगा, दोनों चीज़ हो सकती है। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है कि अपनी पसंद का लॉयर करने का आपको अधिकार है। वकील, आपको अधिकार है, वकील वकील भाई आप लॉ क्या जाने, आपको हम कहते हैं धारा लगा दिया, ये धारा लगा दिया, हमें क्या पता कानून क्या होता है। मैं खुद पॉलिटी पढ़ाता हूँ आपको, संविधान मुझे सब पता है, लेकिन कानून नहीं पता, तो संविधान और कानून में अंतर होता है। ठीक है, तो ये सारी जो अधिकार हैबेस कॉर्पस, ये आपका बहुत पर्सनल राइट होता है, और सबसे ज़्यादा केसेस भी जो होते हैं हैबेस कॉर्पस के अकॉर्डिंग ही जाते हैं। तो आपको अधिकार अगर पता है तो आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी काम कर सकते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। दूसरा है मेंडमस। मेंडमस सरकारी अधिकारियों के लिए होता है। जैसे जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आप जब भी जाते हो आपका रोज़ पाला पड़ता है, आपका काम कराना है, कोई आपको मान लीजिए आय सर्टिफिकेट बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, या कोई सर्विस आपको करानी है। अब आप जा रहे हो, सरकारी कर्मचारी आपका काम ही नहीं कर रहा है, आपको बेवजह परेशान कर रहा है, कोई कारण नहीं है, आप गए, साहब बताए साहब नहीं है, साहब छुट्टी में है, साहब लंच कर रहे हैं, साहब घूमने गए हैं, आपसे बेवजह कोई मांग करता है, तो आप अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, क्लियर हैं, सब कुछ आपके पास है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इतना प्रूफ तो रखना पड़ेगा कि मैं वहाँ गया, मैं अफसर से मिला, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी थे, उसके बावजूद भी अफसर जो है काम नहीं कर रहा था, वो बार बार हमें टरका रहा था, ये वापस भेज रहा था। तो आप उस बिहाफ पे आप उस अधिकारी के खिलाफ मेंडमस कर सकते हैं। मेंडमस जब होगा तो सर क्या करेगी कोर्ट, तुरंत कोर्ट अगले दिन, क्योंकि रिट की जो है, रिट और PIL जो होता है, रिट क्या होता है, पर्सनल होता है, और PIL कम्युनिटी के लिए होता है, समुदाय के लिए होता है। कोई सामुदायिक समस्या है तो उसके लिए आप PIL डालोगे, और कोई अगर आपको पर्सनल समस्या है तो आप क्या डालोगे, रिट डालोगे। तो अब सोचिए क्या होगा, कोर्ट तुरंत ऑर्डर जारी करेगा संबंधित विभाग को कि इनके खिलाफ आया है, आप बताइए क्यों आपने नहीं किया। अगर जेन्युइन रीजन नहीं होंगे, जेन्युइन रीजन तो होगा ही नहीं उसके पास, वो पहले बोलेगा आप आए नहीं, आप प्रूफ दोगे कि देखिए मैं आया था, कोई ना कोई प्रूफ, आजकल मोबाइल हो गया, सब कुछ हो गया है। दूसरा प्रूफ होगा कि इसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो डॉक्यूमेंट आप अटैच करोगे,
क्योंकि मेरे पास देखो लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो आपने लिख रखा है कि ये चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। और तीसरा है कि मैं नहीं था तो आपकी जगह, भाई आप उस कुर्सी को खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप नहीं हो, अगर आप नहीं हो तो आप किसी की जगह में नियुक्त करके जाओगे, जो सरकार विभाग में होता है। अगर आपने नहीं किया है तो कोर्ट आपको पनिश करेगा, आपके खिलाफ नोटिस जारी करेगा, आपको खिलाफ कार्रवाई करवाएगा, नए अफसर नियुक्त करेगा और वो आपका काम करेगा। ये है मैंडेमस। बात समझ में आ रही है? तीसरा सुनिए, तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है कि देखिए ऐसा होता है कि हमारा जो न्याय क्षेत्र है 4 भागों में बटा हुआ है। आप देखा होगा सत्र न्यायालय होता है, सेशन कोर्ट जिसको आप बोलते हो। जैसे आप मान ली मुखर्जी नगर के अंदर कोई केस करो आप, तो आपको कहाँ ले जाया जाएगा? कहीं भी आसपास सेशन कोर्ट बना रखा होगा, जो सबसे लोअर होता है, सत्र न्यायालय बोलते हैं। वहाँ से आप कहाँ बढ़ते हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट हर राज्य में लगभग मिल जाता है, कुछ राज्यों में नहीं है जहाँ पे उनकी संबंधित संस्थाएं हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है टोटल हमारे देश में 24 हाई कोर्ट हैं, 24 हाई कोर्ट हैं। लेकिन हमारे जो राज्य हैं, विधानसभाएं हैं 28-30 है करीब टोटल। तो उसमें से क्या होता है कि उसमें से संबंधित जैसे बम्बई है, बॉम्बे है, तो बॉम्बे से लक्षद्वीप, दमन दीव, गोवा, ये सब अटैच कर दिया गया है। कलकत्ता है तो कलकत्ता से अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, इनको अटैच कर दिया गया है। आप देखो चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा कोर्ट है ना। गुवाहाटी में आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम वाले कोर्ट्स हैं। 24 टोटल 24 हमारे पास क्या है कोर्ट्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पूरा जुडिशल देखते हैं। तो अब क्या होगा कि अब मान लीजिए हर न्याय क्षेत्र, हर कोर्ट का न्याय क्षेत्र होता है। मान लीजिए सेशन कोर्ट होगा तो वो लिमिटेड छोटा के लिए होगा, वो बड़ी चीज़ों की हियरिंग नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई सेशन कोर्ट हमारे यहाँ पे है और वो सुनवाई करने लगे रोहिणी कोर्ट का मामला, गलत है। हर का अपना जुडिशियल एरिया होता है। मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरा अधिकार आपकी क्लास के लिए है, क्या मेरा अधिकार किसी और की क्लास का है? मैं तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल आपके लिए हूँ, मैं और किसी के लिए नहीं हूँ। मुखर्जी नगर में तो लोग कितनी क्लासें चल रही होंगी, मेरा अधिकार क्षेत्र सिर्फ आपके लिए है। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं, तो मेरी बात को आप मानोगे, कोई और नहीं मानेगा। रास्ते में बच्चे निकलते हैं तो मुझे नमस्ते भी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग मिलते हो तो करते भी हो। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि मेरा ये अधिकार क्षेत्र सिर्फ इतना ही है। अब मैं जाकर किसी और बच्चे कहूँ तुमने नमस्ते क्यों नहीं किया मेरे से, तो वो तो कहेगा पागल हो गए सर, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, नमस्ते किस बात का? तो अधिकार ये हनन करते हैं किसी का। तो ऐसे ही होता है कि न्याय क्षेत्र होता है हर किसी का अपना। अगर जैसे मान लीजिए नॉर्थ कैंपस है हमारा ये, तो नॉर्थ दिल्ली का जो मान लीजिए यहाँ पे 30,000 कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब वो सुनवाई करने लगे किसका? रोहिणी कोर्ट का। रोहिणी में अधिकार नहीं है, उसका अधिकार नॉर्थ कैंपस का है, नॉर्थ साउथ की सुनवाई नहीं कर सकता है। तो यही अगर मान लीजिए गलती से ऐसा कुछ होने लगे कि मान लीजिए कोई मामला है हरियाणा वर्सेस पंजाब का, हरियाणा वर्सेस दिल्ली का, मान लीजिए कोई केस है, अब उसकी सुनवाई होने लगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये गलत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं हो सकती, उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो सकती है। हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भी अधिकार है और दिल्ली हाई कोर्ट का अधिकार है कि अगर 2 राज्यों के बीच का मामला है, हाँ हरियाणा वर्सेस पंजाब को तो दिल्ली में नहीं हो सकती, लेकिन अगर दिल्ली वर्सेस हरियाणा का हो तो दिल्ली में भी हो सकती है और चंडीगढ़ में भी हो सकती है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ कोर्ट को लगता है, अपर कोर्ट को, जो ऊंचा कोर्ट है, उसको ये लगता है कि ये अधिकार संबंधित कोर्ट को नहीं है। तो संबंधित कोर्ट को अगर ये अधिकार नहीं है, अगर वो करने लगे, तो उसमें जो अपर कोर्ट होता है, जो बड़ा कोर्ट होता है, वो आदेश जारी करता है लोअर कोर्ट को कि भाई ऐसा है, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए इसको क्या कीजिए, लुक फॉरवर्ड टू द अपर कोर्ट। जो बड़ा कोर्ट है, बड़ा न्याय है, वहाँ पे आप उसको भेजिए, हम सुनवाई करेंगे। मतलब अगर हरियाणा और दिल्ली का मामला है, इसकी सुनवाई कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करने लगे, उसका अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। अधिकार किसके आता है? हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट वहाँ से ऑर्डर जारी करेगा कि आपको अधिकार नहीं है इसकी सुनवाई करने का, इसलिए आप क्या कीजिए, इसको हाई कोर्ट में भेजिए। ये है प्रोविजन, मतलब रोक लगा देगा कि आपको अधिकार ही नहीं है, इसी को प्रतिषेध बोलते हैं। इसके बाद आता है सेटेरियो। सेटेरियो का मतलब होता है कि मतलब इसमें क्या होगा, उत्प्रेषण बोलते हैं, उत्प्रेषण हिंदी में। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला है, बहुत पेंडिंग मामला, आज कम से कम 20 साल से केस चल रहा है, खासतौर से सिविल मामले जो होते हैं, जो सिविल मामले होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित मामले होते हैं, ये 20-20 साल केस चलते हैं। अब मान लीजिए वो हमारा उसके बीच में कोई केस चल रहा है, हम दोनों भाई हैं, मान लीजिए
उस ज़मीन की बहुत ज़रूरत है कि मैं उस ज़मीन को बेचूं, बेच के भाई जो मेरे हिस्से में आए मुझे मिल जाए। मैं उस ज़मीन को बेचना चाहता हूं, बेच के मैं अपना इलाज कराना चाहता हूं, और अगर इलाज नहीं कराया तो मैं मर सकता हूं। इस परिस्थिति में क्या होता है कि मैं एक रिट फाइल करता हूं, यही सेटेरियो के हिसाब से, कि मेरे इस मामले को आप ख़त्म करो, इसको फास्ट ट्रैक हेयरिंग करवाइए, क्योंकि ये मेरे जीवन और मृत्यु का सवाल है। अगर ये बिकेगी नहीं, अगर इसका फैसला नहीं होगा तो मैं हो सकता है कि मर भी सकता हूँ। तो उस पोजीशन पे मैं हाई कोर्ट में रिट फाइल करूँगा। जब हाई कोर्ट में रिट फाइल करूँगा तो वहाँ पे 5 मेंबर की कमेटी बनती है। वो चेक करती है कि आप जो कह रहे हो सही है कि गलत है। भाई चेक तो करना पड़ेगा। चेक किया, मान लो ये पाया गया कि जो बोल रहा बंदा सही बोल रहा है, तो उसकी क्या होगी, उसको फास्ट ट्रैक हेयरिंग में डाल दिया जाएगा। जो फैसला 20 सालों से नहीं हुआ वो फैसला आपको हो सकता है 1 महीने में हो जाए, और 1 महीने में हो गया आपको फैसला होगा, जो उसको मिलना होगा मिलेगा, जो आपको मिलना हो आपको मिल जाएगा, और ये कंप्लीट। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। और लास्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है, इसमें मान लीजिए आप स्पेशलाइज्ड फील्ड के हैं, आप मान लीजिए मेडिकल से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको कौन सी पोस्ट दे दी गई, टेक्निकल दे दी गई है, तो टेक्निकल में आप बैठने का अधिकारी नहीं है। टेक्निकल में टेक्निकल का बंदा बैठेगा, मेडिकल में मेडिकल का बैठेगा। तो अगर ऐसा कहीं कुछ होता है, गलतियाँ होती हैं, तो उस आधार पे कोई भी आदमी रिट फाइल कर सकता है कि ये पर्टिकुलर जिस सीट में बैठा है, जिस पद में बैठा है, उस पद में बैठने की योग्य नहीं है। तो उसको चेक कौन करेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा, चेकिंग करवाएगा कि भाई पूछेगा आपसे, आप किस आधार पे इस चेयर पे बैठे हो, पोस्ट पे बैठे हो, आप बताओगे कि मैं इस आधार पे बैठा हूँ। अगर आप उसको जस्टिफाई करते हो तो ठीक है, अगर नहीं करते हो तो अधिकार वो ऑर्डर जारी करेगा, आप इस पद को छोड़िए, इसमें जो योग्य व्यक्ति है उस पद पे वही बैठेगा। इसको कहते हैं रिट जुरिडिक्शन, न्याय, जो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। तो ये 5 हैं जो कि आपके रक्षक हैं। इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आपके मूल अधिकारों की रक्षा करता है। याद रहेगा, तो यही कहलाती है पूरा रिट जुरिडिक्शन। पूरा रिट जुरिडिक्शन है और पूरी सारी चीज़ें आपको अभी फंडामेंटल राइट जब पढ़ाएंगे उसमें मैं लिखा दूंगा, एक्सप्लेन करा दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस किया हूँ क्योंकि ये सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप बात करते हैं, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा था, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये लोगों ने पढ़ा है, आप सुन लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के टोटल जज जो होते हैं वो 34 जज होते हैं, 34 जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 2 होता है। देखिए अब इसमें देखिए आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा दें इनका भी। अब आप खुद देखिए टोटल जजों की संख्या कितनी होती है, 34, ठीक है। इनमें से 33 ये कौन होते हैं, जज होते हैं, और 1 जो होता है ये चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस, ठीक है। एक चीफ जस्टिस होता है। टोटल कितने होते हैं, 34 हो गए, ठीक है। अब इनको क्वेश्चन बार बार है लाने, इनकी योग्यता क्या क्या है। पहले योग्यता आपको जाननी पड़ेगी। योग्यता क्या क्या आप बताएंगे, आप बताइए। हाँ आप बताइए योग्यता, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। जज बनने के लिए, चीफ जस्टिस बनने का कोई मतलब ही नहीं है, पहले जज का बताइए। एक तो सर हाई कोर्ट, हाँ या तो 5 साल का वो, हाँ वेरी गुड, 10 साल, यही मैं सुनना चाह रहा था। और सर हाँ हो गया, और सब तो आपको पता ही होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो आपकी 5 साल जुडिशियल प्रैक्टिस होनी चाहिए, जज होना चाहिए आप, हाई कोर्ट में खासतौर से। हाई कोर्ट मतलब आपका 5 साल के लिए आप जज आपका कार्यकाल रहा हो। पहली चीज, आपने सुप्रीम कोर्ट में जज जो बनते हैं सिर्फ जज नहीं बनते, वकील भी जज बनते हैं। जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इनको भी जज बनाया जाता है योग्यता के आधार पे। तो इनकी लेकिन मिनिमम प्रैक्टिस जो एज ए लॉयर प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये कंडीशन पहली है कि पहली योग्यता है। मिनिमम एज इसमें नहीं है, मैक्सिमम एज है। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको आना है तो आपकी 5 साल की एज ए जुडिशियल प्रैक्टिस, और अगर लॉयर को बनाया जाएगा, लॉयर को भी कई लोग को बनाया जाता है, उनकी 10 साल की मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे हाई कोर्ट का मामला आता है, अगर हाई कोर्ट में कैसे जजों को लाया जाता है, तो वहाँ दोनों की 10 साल होनी चाहिए। एज ए 10 साल जज की प्रैक्टिस, एज ए 10 साल लॉयर की प्रैक्टिस, ये महत्वपूर्ण है।
ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको बताइए भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट जिसको बोलते हो आप, या कोई पागल नहीं होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए ठीक ठाक, और मेडिकली का मतलब दिमाग से सही हो बस, और दिक्कत नहीं है। अगर डीफ एंड डम है या विजुअली हैंडीकैप्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत का नागरिक हो, उसके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस ना लगे हों, ये भी महत्वपूर्ण है, और उसका जो करियर हो बहुत साफ़ सुथरा करियर हो, इस सबको चेक किया जाता है, तब जाके जज बनाया जाता है। तो ये हो गई आपकी ये। दूसरा है इनकी शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, और प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिला सकता है। मतलब अधिकार किसको? प्रेसिडेंट को है शपथ लेने का अधिकार। तो शपथ कौन दिला रहा? प्रेसिडेंट दिला रहा, और प्रेसिडेंट से अगर प्रेसिडेंट नहीं भी है तो अपने किसी भी नियुक्त कर सकता है, उसको शपथ दिला सकता है। ये शपथ भी आपकी हो गई। तीसरा है इनकी सैलरी कहाँ से आती है? वेतन। तो वेतन आता है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब संचित निधि जो होती है, संचित निधि हमारी ऐसी निधि है जो कि हमारा एक तरह से सेफ मनी है। संचित निधि जो होती है जैसे गुल्लक होता है हमारा, हम जो पैसा हमारी बचत का पैसा होता है हम वो पैसा उस गुल्लक में डालते हैं। ऐसे ही भारत का भी एक गुल्लक होता है जिसको बोलते हैं संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे हम लोग कुछ लोग को सैलरी देते हैं, वेतन देते हैं। वेतन किनको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट का एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसको देते हैं। उसके बाद फिर देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको देते हैं सैलरी हम लोग। इसके बाद किसको देते हैं? सीएजी को देते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देते हैं। जितने भी हाई कोर्ट हैं, आप 24 हाई कोर्ट हैं, वहाँ जो जज हैं उन सबको जज इसी से वेतन दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जो 34 जज हैं, 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इनकी भी सैलरी कौन देता है? संचित निधि देती है। तो आपको समझ में आ गया इनकी वेतन कहाँ से आता है? संचित निधि से आती है, कंसोलिडेटेड फंड से आता है। 3 बातें समझ में आ गई। चौथा है कि इनको लाया कैसे जाता है। लाने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में ये अधिकार मुख्य रूप से किसको मिला है? जो 5 मेंबर की एक कमेटी बनती है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जज को लाना है तो 5 मेंबर चीफ जस्टिस और अनदर मेंबर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? स्क्रीनिंग कमेटी बनाते हैं। मतलब पूरे इंडिया में जो 24 हाई कोर्ट हैं, जो 24 हाई कोर्ट्स हैं, ये 24 हाई कोर्ट्स में से जो जजेस को चुनते हैं, मान लीजिए 34 में से 6 जज कम गए। जब 6 जज कम जाएंगे तो क्या किया जाएगा? उनको नियुक्त किया जाएगा। तो उनके लिए क्या हो? सर्च कमेटी होती है, पूरा चेक करती है। मान लीजिए चेक की कि जैसे ये हैं बिहार हाई कोर्ट से, ये हरियाणा से, ये उत्तराखंड से, हिमाचल से, ये हो गया कर्नाटक से। तो चेक किया गया ये लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं, इनके ऊपर कोई करप्शन चार्ज नहीं है, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, सब कुछ बेहतर किया है। तो बेहतर किया है तो इनको क्या किया जाएगा? एक लिस्ट बनाई जाएगी, 6 लोग को लिस्ट में शामिल किया जाएगा, ये जज बनने योग्य हैं। अब ये लिस्ट को कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। तीनों मंत्रियों को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। ये लोग को अगर कोई ऑब्जेक्शन है, मान लीजिए इसके नाम पे ऑब्जेक्शन है, ये नहीं चाहते कि ये बने, तो वो लोग क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे और बोलेंगे इसके नाम पे पुनः विचार किया जाए, पुनः विचार किया जाए। अब ये कौन करे? कंपलसरी नहीं है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है वो चाहे तो इनके नाम को हटा सकती है, चाहे तो उसको फिर से रख सकती है। ये पूरा निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके पास है, जो कमेटी है उसके पास है। अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रॉब्लम इनके नाम पे, लेकिन जो जज हैं वो मानते कि नहीं ये आदमी अच्छा है, तो फिर से रिवर्स एक बार फिर से भेजेंगे नाम, और जब पूरा मानेंगे तो उस बात को मानना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए कंपलसरी होता है। फिर वो क्या करेंगे? उन नामों को भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इन 6 को नॉमिनेट कर देगा एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इनकी शपथ होगी, शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा या इनके कोई भी जो नियुक्त होगा वो दिलाएगा। इनकी शपथ होगी और ये लोग काम करना चालू करेंगे। ऐसे ही हाई कोर्ट में भी होता है। हाई कोर्ट का मान लीजिए है, तो हाई कोर्ट मान लीजिए यूपी हाई कोर्ट के मान लीजिए 10 जज कम गए, तो 10 जज कम जाएंगे तो क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और संबंधित उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस और जो
वहाँ का चीफ जस्टिस है वो क्या करेगा, 5-6 मेंबर की कमेटी बनाएगा। वो लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला न्यायालय होते हैं वहाँ से 10 साल जो प्रैक्टिस किया है उनको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वो लोग अपना नाम देंगे। नाम किसके पास जाएगा, गवर्नर किसके पास जाएगा, विधानसभा के पास जाएगा, विधायिका के पास जाएगा। भाई जो विधानसभा है, जो विधानसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास जाएगा। अब मान लीजिए उनको किसी नाम पे आपत्ति है तो सेम वो लोग आपत्ति अपनी भेज सकते हैं। अब वो मानना न मानना किस पे निर्भर करता है, उन कमेटी पे करता है। कमेटी क्या करेगी, जब कंप्लीट फिर से रिवर्स भेजेगी, फिर उन लोग को स्वीकृति देनी पड़ेगी। और वो नाम कहाँ भेजेगी, किसके पास, गवर्नर के पास। गवर्नर क्या करेगा, उन सबको चीज़ों को राष्ट्रपति क्या करेगा, गवर्नर के पास जाएगी, लेकिन नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। और इसकी जो ओथ होती है वो क्या करता है कि चीफ जस्टिस और उससे संबंधित जो भी लोग होंगे उससे उनकी शपथ दिला देगा। ठीक, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिस्टम को कॉलेजियम बोला जाता है। तो उसमें कुछ नहीं है, कमेटी बनाती है, कमेटी क्या करती है, नामों को देती है, भेजती है, दोबारा रिवर्स होता है तो फिर अगली बार फिर अगर भेजा तो सीधे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति उसको कंसल्ट देगा कि हाँ भाई ठीक है हम आपको नियुक्त करते हैं। ये इस सिस्टम को बोला जाता है कॉलेजियम सिस्टम। अब मान लीजिए इनको हटाना है, लाने के लिए तो ठीक है, इनकी एज याद रखिएगा, जो मैक्सिमम एज होती है सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज 65 साल होती है, 65 ईयर, ये याद रखिएगा। और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट 62 ईयर्स, 62 साल, ये अंतर है। 65 साल सुप्रीम कोर्ट और 62 साल हाई कोर्ट, ये जरूर आपको ध्यान रखना है रिटायरमेंट की एज, क्योंकि उनको 65 साल मिनिमम एज नहीं है, मिनिमम एज कुछ नहीं होती है। जो बंदा जज जुडिशरी में जाता है, आपको पता ही है हर राज्य की अपनी जुडिशरी होती है। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली जुडिशरी, अपनी दिल्ली जुडिशरी है, तो जजों की नियुक्ति करता है। कहाँ करता है, सबसे पहले सेशन कोर्ट में ही आएगा बंदा, सेशन कोर्ट से प्रमोट होकर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद यही प्रक्रिया होगी तो हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट के बाद यही प्रक्रिया होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भगवान ने चाहा अगर ये चीज़ ठीक ठाक है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बन जाए। ठीक है, तो प्रक्रिया यही होती है। कोई जज ऐसा नहीं कि जो जज होते हैं जो शुरुआत तो वो अपने करियर की परीक्षा से ही करते हैं ना, एग्जाम देंगे। हर राज्य की अपनी अपनी जुडिशरी होती है, यूपी जुडिशरी, हरियाणा जुडिशरी, पंजाब जुडिशरी, दिल्ली जुडिशरी, कर्नाटक जुडिशरी, सबके होते हैं बंदे, और उनको चुनने का। अब इसमें यही थोड़ा आरोप लगता है कॉलेजियम में, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, कि अगर पूरे वर्ल्ड में कोई कॉलेजियम सिस्टम कहीं नहीं है, सिर्फ भारत में है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि जज अपने लोगों की नियुक्ति खुद ही करें। हालांकि इसके लिए प्रयास किए गए। 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया था कि इनके एक बिल लाया था। उस बिल के माध्यम से क्या किया था कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, नियुक्ति में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, 8 मेंबर की कमेटी बना दिया था। उसमें से जो 4 मेंबर होंगे जुडिशरी से होंगे, और 4 मेंबर जो होंगे उसमें अपोजिशन लीडर होगा, प्रेसिडेंट होगा, फिर आपका कानून मंत्री होगा, और एक स्वतंत्र जो होंगे लॉयर फील्ड से होंगे। ये लोग काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया, और उसने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है कि जजों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ही करे। उसने कहा है हम नहीं चाहते इसमें कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस हो। तो ठीक है, अगर मान लीजिए संसद चाहता तो दोबारा बिल ला के ख़त्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि नहीं चाहता कि कार्यपालिका और आपके न्यायपालिका के बीच, या विधायिका और न्यायपालिका के बीच किसी प्रकार का विवाद हो। विवाद होता तो विवाद को हटाने के लिए उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। आज के डेट में वही पुराना सिस्टम, वही पुराना कॉलेजियम सिस्टम अप्लीकेबल है, ध्यान रहेगा। इसके बाद अगला सिस्टम जो आता है हटाने के लिए। अब अगर मान लीजिए किसी जज को हटाना है तो बहुत टफ प्रोसेस है। सबसे पहला काम किया जाता है, नोटिस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जज हैं, ये संबंधित किसी हाई कोर्ट के जज हैं, किसी भी हाई कोर्ट के, यूपी हाई कोर्ट के मान लीजिए, इनको अलग अलग एलिगेशंस लगे हैं कि ये इन्होंने कुछ गलत काम किया है, करप्शन किया है, तो क्या होगा, इनके खिलाफ रिमूवल लाया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल। अब रिमूवल के लिए क्या करना होगा, अगर ये दोनों जगह से लाया जा सकता है, राज्यसभा से भी लाते हैं और लोकसभा से भी ला सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। अब अगर मान लीजिए राज्यसभा से लाना है तो कितने मेंबर के साइन चाहिए, 50 मेंबर के साइन चाहिए। मतलब आप देखो यहाँ की संख्या कितनी होती है, 245, तो 245 में से 50 लोग के साइन चाहिए। अगर मान लीजिए लोकसभा से लाना है तो 100 मेंबर चाहिए, इसमें संख्या कितनी होती है, 545 होते हैं टोटल मेंबर।
तो इतने लोगों का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। अगर मान लीजिए इन केस आप मान लीजिए राज्यसभा से चालू करना चाहते हैं, मतलब दोनों हाउस में से कहीं से भी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्यसभा से आप लाते हैं तो 50 मेंबर के साइन चाहिए, आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस देंगे, आप बताएंगे कि आपके खिलाफ हम लोग रिमूवल लाना चाहते हैं। तो जज अब क्या होगा, इसके बाद जो आरोप लगे ये आरोप किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। अब सबसे पहले जाएगा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाएगा। अब चेयरमैन के पास अधिकार है, चेयरमैन के पास ये अधिकार होता है कि वो जो आरोप आपने लगाए हैं उसकी स्वीकृति दे या अस्वीकृत कर दे। जैसे मान लीजिए उसको ये लगता है कि हमने आरोप तो लगाए हैं, पर इनको आरोप कौन से हैं, आरोप ये है कि आज से 10 साल पहले इन्होंने कोई ज़मीन की खरीद की थी, उसमें अपने पद का दुरुपयोग किया। तो कोई ऐसा मैटर नहीं है, उस समय ये हो सकता हाई कोर्ट में न रहे हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहे हों, इनको पर आरोप जो लगाया गया है उसमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं है, कोई इनके खिलाफ एलिगेशन के लिए गवाह भी नहीं है, आपने ऐसे उठा के लगा दिया, तो ये एक नॉर्मल है। तो चाहे तो चेयरमैन क्या कर दे, यहीं पे डिसमिस कर दे, आगे बढ़ने ही ना दे, ये अधिकार होता है चेयरमैन के पास। क्योंकि देखिए राज्यसभा में कौन होता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और लोकसभा स्पीकर होता है, स्पीकर बोलते हैं, दोनों ही स्पीकर ही होते हैं, पर नाम थोड़ा अंतर है, याद रखिएगा। तो अब क्या किया, यहाँ पे भी चाहे तो कैंसिल कर सकता है। लेकिन अगर मान लो चेयरमैन को लगता है कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वाकई थोड़ा सा है, इस पर इंक्वायरी कराई जा सकती है, तो वो क्या करेगा, 3 मेंबर कमेटी बनाएगा। दूसरा नंबर में क्या करेगा, 3 मेंबर कमेटी, 3 मेंबर्स कमेटी। अब देखिए 3 मेंबर कमेटी में पहला कौन होगा बंदा, सीजेआई होगा, दूसरा होगा हाँ एनी हाई कोर्ट सीजे होगा, चीफ जस्टिस होगा, ठीक, और तीसरा कौन होगा इसमें, हाँ इसमें प्रैक्टिशनर बोलते हैं, प्रैक्टिशनर। और प्रैक्टिशनर क्या होगा, फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, मतलब स्वतंत्र मतलब सरकारी आदमी नहीं होगा, कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर काउंसलर इसमें अपना योगदान दे सकता है जो कि गवर्नमेंट से अटैच ना हो। 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, सीजेआई, एनी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, और तीसरा बनेगा किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर की। अब ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सर्च करेंगे आपको आरोप जो लगे हैं कहाँ तक हैं। तो अब क्या होगा, ये तीनों मेंबर अपनी रिपोर्ट किसको देंगे, 25 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे चेयरमैन को, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को देंगे। अब अगर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को ये लगता है कि जो आरोप लगे वाकई सही आरोप है, तो अब क्या करेगा, वोटिंग कराएगा। तो वोटिंग चाहे तो देख के तीनों कमेटी का जो भी है, अगर देख के उसको लगता है कि आरोप ऐसी हैं तो यहीं पे रोक देगा। मतलब हर स्टेप में रोकने का अधिकार चेयरमैन के पास या स्पीकर के पास होता है। अब इसके बाद मान लो इसको लगता है कि आगे ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या करेगा, 3rd नंबर क्या करेगा, वोट कराएगा, वोटिंग इन द राज्यसभा। अब राज्यसभा में वोटिंग होगी, वोटिंग कैसे होगी, 2/3 मेजोरिटी से। अगर 2/3 मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 टाइप की मेजोरिटी होती है, एक सिंपल एक स्पेशल। सिंपल का मतलब होता है 1/3 और स्पेशल का मतलब 2/3। अब देखिए 500 मान लीजिए 245 हैं, 245 में से सिंपल मेजोरिटी तो काफ़ी कम होगी, लेकिन जो स्पेशल मेजोरिटी होगी वो ज़्यादा लोगों की संख्या होती है, तो वोट कराएगा 2/3 मेजोरिटी से। अगर मान लीजिए वोट 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो गया, अगर पास हुआ तब, अगर हो सकता है राज्यसभा में कैंसिल हो जाए, अगर वोट 2/3 मेजोरिटी से बिल पास नहीं हुआ तो वहीं पे मैटर क्लोज हो जाएगा। अगर मान लीजिए पास हो गया, इन केस पास हो गया, तो अब कहाँ जाएगा, 4th स्टेप जो होगा ये जाएगा लोकसभा में। यहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा, अगर यहाँ भी पास हो गया तब जाएगा, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, जज को रिमूव कर देगा। सबसे पहला जो आया था 1991 में आया था, एक जज के खिलाफ जो केस आया था, लेकिन हुआ क्या कि ये पास ही नहीं हो पाया, मतलब हाउस में पास ही नहीं हुआ। पास नहीं हुआ तो काम खत्म हो गया। मतलब अभी तक रिमूवल, अभी तक किसी के खिलाफ रिमूवल हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत तगड़ा प्रोसेस है। इसको ऐसा इसलिए किया गया है, राष्ट्रपति को देखिए, राष्ट्रपति को हटाना है तो कोई बहुत सरल है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में वोटिंग होती है 2/3 मेजोरिटी से, राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से। अगर दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति अपने आप हट जाता, कोई हटाता नहीं है। सोचिए कितना सरल, कोई कठिन प्रोसेस नहीं है। लेकिन जज को हटाने के लिए बहुत टफ प्रोसेस किया गया है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका कब होगी, जब उसको किसी बात का डर नहीं होगा।
कि अगर प्राइम मिनिस्टर बोले कि हमारा ये काम करिए आप कह सकते हो मैं नहीं करूँगा, वो कहेगा मैं आपको हटा दूंगा, बोलो आप हटा दो। हटाना इतना सरल नहीं होता है। तो जब आपका कार्यकाल निश्चित होता है, कार्यकाल में जब डर नहीं होता है तो आप लोग डरते कम हो, आप डरते नहीं हो, आप लोग फ्री तरीके से बिंदास तरीके से काम करते हो। तो ये तरीके पूरे अपनाए गए हैं जो कि लाने के लिए हटाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, अब बचा कि अब इनके अधिकार क्या क्या हैं। बहुत सारे अधिकार हैं, अलग अलग हैं, उनको वन बाय वन समझना है और उसको लिखते भी चलना है। ठीक है, तो क्या करना है, लिखना है। पहले अभी लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, लिख लेते हैं, उसके बाद करते वन बाय वन अब लिखते चलते हैं थोड़ा सा। तो आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाता जाऊंगा। तो शुरुआत अभी लिखा है तो मैंने आपको, जज में शायद कुछ भी नहीं है ना, तो आप लोग शुरुआत करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से चालू करिए लिखना। आपको भी लिखाता हूँ, 2 मिनट, हिंदी इंग्लिश दोनों करेंगे। आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश है? हिंदी है, हाँ, तो मैं दोनों को एक बार इंग्लिश में बोलता हूँ, एक बार हिंदी में बोलता हूँ, आप लोग दोनों लोग लिखते चलिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में ना, कोई इतना तो सबको आता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ प्रॉब्लम हो बोलिएगा मेरे से, क्योंकि कई वर्ड्स होते हैं ना, बड़े टफ टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं। 7 नंबर, अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने का आदेश जारी कर सकता है। ठीक, अब आइए, अब बात करते हैं हम लोग, स्टार्ट करो। सैलरी अलाउंसेस तो ठीक है, संचित निधि लिख लो, जो वेतन भत्ते होते हैं आप लोग लिख लीजिए, सैलरी एंड अलाउंसेस। द सैलरी एंड अलाउंसेस provided by the Consolidated Fund of India, salary allowances to provide to the Consolidated Fund of India, और आप लोग लिखिए वेतन भत्ते देश की संचित निधि से प्राप्त होता है। आप लोग लिख सकते हैं वेतन भत्ते देश की संचित निधि से प्राप्त होता है। ठीक, ये आपको पता हो गया। अब आगे आते हैं, अब अलग अलग वर्ड है, जैसे पाली की बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिंग चीफ जस्टिस कब बनेगा, एक्टिंग करना मतलब जब चीफ जस्टिस नहीं है। मान लीजिए चीफ जस्टिस की अभी चुनाव नहीं हुआ, भाई चीफ जस्टिस, जैसे मान लीजिए जितने जज हैं, जो चीफ जस्टिस से रिटायर कर गया, 65 साल पूरा कर लिया, रिटायर कर गया, लेकिन तब तक खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसमें जो सेकंड सीनियर मोस्ट होता है, सेकंड नंबर, मतलब उसके बाद तुरंत बाद आने वाले को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, जब तक के लिए, जब तक कि नया बंदा आता नहीं है। क्योंकि नियम क्या हुआ है, नियम ये कहता है कि जरूरी नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सेकंड सीनियर मोस्ट हो उसी को जज बनाया जाए, चीफ जस्टिस बनाया जाए। कई बार ऐसा हुआ है, करीब 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है कि सेकंड सीनियर मोस्ट को ना बना के तीसरे चौथे नंबर वाले को बना दिया गया। कई लोग ने इसकी वजह से रिजाइन कर दिया, ऐसा होता है, कहीं गिवन नहीं है कि जो सेकंड सीनियर मोस्ट वही बने। लेकिन जो एक्टिंग होता है, एक्टिंग कौन बनता है, जो सेकंड सीनियर मोस्ट होता है, कि भाई जब तक नहीं है बंदा तब तक बना दो। या मान लो बीमार है, मान लो डेथ कर गया हुआ है, अचानक कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो उस समय पे जो चीफ जस्टिस के रूप में कौन काम करेगा, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सबसे ज़्यादा होगा। भाई जैसे एक चीफ जस्टिस होता है, उसके बाद दूसरे नंबर का होगा बंदा, वो क्या करेगा, तदर्थ न्यायाधीश का काम करेगा, कि मतलब उस समय वो क्या करेगा, उनका सारा काम, जो चीफ जस्टिस का जो सारा काम होगा वो कौन करेगा, तदर्थ न्यायाधीश करेगा। या एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग बोला जाता है इसीलिए इसको, कि डेथ कर जाए या रिजाइन कर दे, या मान लीजिए रिमूवल इसके खिलाफ आ गया हो, या मान लीजिए अवकाश में है, या मान लीजिए डेथ कर जाए, उस पोजीशन पे क्या किया जाता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस को बनाया जाता है। समझ गए बात को? तो एक्टिंग का मतलब यही हुआ कि किसी की एक्टिंग तो कर रहा होगा ना, वो किसकी एक्टिंग कर रहा है, चीफ जस्टिस की कर रहा है, और उसकी सिचुएशन होगी। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको पढ़ाया राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति विदेशी दौरे पे है, तो कौन राष्ट्रपति का काम करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राष्ट्रपति डेथ कर जाए या वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, रिजाइन कर जाए, तो उस समय कौन राष्ट्रपति का काम करता है, चीफ जस्टिस करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जस्ट बिहेव लाइक ए प्रेसिडेंट, वो मूल काम, वो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा, वो मूल काम क्या करेगा, राष्ट्रपति का तब तक करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति आ नहीं जाता।
कभी भी देखोगे जब राष्ट्रपति बाहर जाता है तो राष्ट्रपति का काम कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट करता है। फिर जो उपराष्ट्रपति होता है वो फिर सभापति नहीं होता है राज्यसभा का, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता, उस समय डेप्यूटी काम करता है, वो सभापति छोड़ देता है, वो राष्ट्रपति का काम करेगा। और जो सैलरी वेतन भत्ते सारे राष्ट्रपति के मिलेंगे। हमारे देश में हो चुका है 1982 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह जस्ट बिहेव लाइक ए प्रेसिडेंट, पूरी वेतन सैलरी भत्ते सब मिलेंगे उनको राष्ट्रपति के। और उस समय जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होगा वो काम करेगा चीफ जस्टिस का, क्योंकि उस समय पोस्ट तो खाली छोड़ते नहीं है। तो ये ऐसे समझिए आपको बात, इसको बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रही है? समझ में आया? हाँ, तो इसको बोलेंगे ये चीज़। अब वो एक एक करके हम लिखाते जाएंगे, अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। दूसरे आते हैं रिटायर्ड जजेस, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, फिर आता है रिटायर्ड जजेस। तो रिटायर्ड जजेस कौन होंगे कि जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है जो रिटायर्ड जजेस, जैसे जो जज रिटायर कर गए सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या होता है जैसे कई बार जज की कमी पड़ जाती है। मान लीजिए 10 लोग सीट खाली है, 10 सीट खाली है, अब 36 में से 26 बचे, काम तो करना है, तो कुछ समय के लिए रिटायर्ड जजेस को फिर से बुला लिया जाता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करेगा, चीफ जस्टिस की सलाह से करेगा। लेकिन उनको कुछ समय के लिए, ज़्यादा परमानेंट पोस्ट नहीं होती है, कुछ समय के लिए उनको क्या किया जाता है? बुला लिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, जब तक कि नए लोग आ नहीं जाते। जब नए आ जाते हैं उनको फिर से हटा दिया जाता है। तो ये होते हैं रिटायर्ड जजेस, ठीक। तीसरा इसमें आते हैं एडहॉक जजेस। एडहॉक संविदा वाले जज। संविदा शिक्षा देखा है ना आपने कि जैसे आप जिस कॉलेज में होंगी वहाँ आपको संविदा शिक्षक भी पढ़ाए होंगे, होता ही है। जैसे मान लीजिए रेगुलर प्रोफेसर नहीं है, रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, स्कूलों में मान लो टीचर नहीं है रेगुलर, तो आपने देखा होगा एडहॉक की भर्ती होती है। एडहॉक होते हैं ना, संविदा बोलते हैं इनको, कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं ये। तो कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होते हैं कि उनको कुछ समय के लिए लाया जाता है कि आप तब तक काम करेंगे जब तक रेगुलर नहीं आ जाते, जब रेगुलर आ जाएंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। ऐसे होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल संख्या 34 है। अब इसका जो कोरम होता है, एक मिनिमम कोरम होता है ना हर चीज़। कोरम को मतलब गणपूर्ति बोलते हैं इसको। गणपूर्ति मतलब ऐसे समझिए, जैसे लोकसभा मान लीजिए, लोकसभा में टोटल संख्या 545 है। अब इसमें भी नियम है कि मिनिमम कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम मतलब 1/10%, 1/10% होने चाहिए। अगर 1/10% से कम है तो संसद चलेगा ही नहीं। 1/10 का मतलब हुआ करीब 57 के आसपास करीब होता है, या 50 यही होगा। 545 है तो वही मान लीजिए, 10% उसका 545 मान लीजिए, तो उसका कम मान लीजिए, तो आप उसको कम कर सकते हैं। तो 57 के आसपास कोरम माना जाता है। मिनिमम इतने होने चाहिए। अगर इतने नहीं हैं, राज्यसभा में 25 होने चाहिए। अगर इतने नहीं हैं तो आपका क्या समझ लीजिए कि आपका संसद चल ही नहीं सकता है। ऐसे होता है सुप्रीम कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट का अपना मिनिमम कोरम होता है कि मान लीजिए वो 34 में से वो मान के चलें कि भाई 34 में से 10 होने चाहिए, ठीक। ये मान लीजिए संख्याएं मानी गई हैं, ये 10 ना मान के 20% मान लिया है। कोरम उनका अपना बना रखा है, कोरम, मिनिमम कोरम पूरा होना चाहिए। अब मान लीजिए कोरम पूरा नहीं होता है तो उसके लिए क्या करते हैं? एडहॉक जजेस को ला लिया जाता है। कहाँ से लाते हैं? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से लाया जाता है। और कौन लाता है? प्रेसिडेंट उनको नियुक्त करता है विद द एडवाइज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। मान लीजिए यूपी हाई कोर्ट से ला रहे हैं, तो आखिर यूपी हाई कोर्ट से लाएंगे तो वहाँ का जो चीफ जस्टिस होगा उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का, उससे सलाह लेंगे कि हम लाना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? बोलेगा हाँ ठीक है। फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको नियुक्त करेगा और वो काम करेगा। जब तक काम करेगा जब तक कि परमानेंट जो न्यायाधीश हैं नियुक्त नहीं हो जाते। तो एडहॉक कब के लिए होता है? एडहॉक तो उसके लिए होता है, एक टाइम के लिए होता है। जब ये टाइम पूरा हो जाएगा तो एडहॉक जजेस अपने आप हट जाएगा। तो बताइए कोई प्रॉब्लम है? तदर्थ मतलब जो होता है, जो आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस, जिसको तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं। एक्टिंग कि मान लीजिए आप हो, आपकी पोस्ट में मैं काम कर रहा हूँ, जब तक कि आप आ नहीं जाते छुट्टी से, आप जब छुट्टी से आएंगी मैं बाहर हो जाऊँगा। तो तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है जो सेकंड मोस्ट सीनियर होता है वो आपकी जगह पे काम करता है, क्योंकि चीफ जस्टिस के पास पावर होता है ना भाई। चीफ जस्टिस अगर नहीं है तो कोई काम तो करेगा, तो कौन करेगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस करेगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश 3 चीज़ें, तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश और रिटायर्ड जजेस, ये 3 हो गए अपने।
ठीक है, तो इनको मैं पढ़ूंगा। अगली बार हम लोग अगला क्लास जो हमारी होगी उसमें मैं पूरा अलग अलग बताऊंगा। अपीलेट जुडिक्शन किसको बोलते हैं, फिर आपको फ्री जुडिशरी सिस्टम, इसी में आपको एक होता है कोर्ट ऑन अकाउंट होता है। कोर्ट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो पूरे देश में अप्लाई होता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक दिल्ली में बैठा हुआ है, जब वो कोई आदेश दे देगा तो आप हर किसी भी कोर्ट में उस जजमेंट को आप बोल सकते हो और उसको माना जाएगा। इसको बोलते हैं कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है पूरे देश में भारतीय टेरिटरी में अप्लाई होता है। लेकिन यही कोर्ट ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट के पास भी होता है। लेकिन मान लीजिए उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो वो सिर्फ स्टेट में है, सिर्फ यूपी के लिए एप्लीकेबल है, वो पूरे इंडिया के लिए नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल भी दिया, राजस्थान हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि अभी तक क्या हो रहा था कि जब तलाक होता था तो महिलाओं को मिलता था डिपेंडेंट होने के नाते जो खर्चा होता है, जो भी डिपेंडेंसी होती है तो जो हस्बैंड होता है उसकी कमाई का 25% महिला को मिलता था। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया, एक आदमी ने यही रिट डाली कि भाई तलाक होगा लेकिन मैं डिपेंडेंट हूँ, भाई मैं नहीं कमाता कुछ भी, मेरी वाइफ कमाती है, तो मुझे भी कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस आदमी को आपको देना होगा। लेकिन ये डिसीजन पूरे भारत में लागू नहीं है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट नहीं दिया है। अगर मान लीजिए कल को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे इसी मामले को लेकर, तो ये जो जजमेंट आया था ये राजस्थान हाई कोर्ट का है, जयपुर हाई कोर्ट का है, जोधपुर हाई कोर्ट का है, जोधपुर हाई कोर्ट वहाँ लगता है। लेकिन सोचिए अगर ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे देगा तो पूरे देश में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान में अप्लाई है। जैसे LBST का मामला आया था, लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअल, ये ऐसी चीज़ आई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि जिनके साथ अगर आप रहते हो तो कोई क्राइम नहीं है। ये देखिए पूरे देश में अप्लाई हो गया। 3 तलाक के लिए देख लीजिए, 3 तलाक कानून आया, 3 तलाक को अप्लाई किया गया तो देखिए हो गया। राम मंदिर मुद्दा आया, राम मंदिर मुद्दा किसी राज्य ने निर्णय नहीं दिया है, हाई कोर्ट ने दिया जो डिसीजन दिया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया उसके बाद कहानी खत्म। सुप्रीम कोर्ट हमारी सबसे ऊंची संस्था है ना, तो इसलिए से आप समझिएगा इसको कोर्ट ऑन रिकॉर्ड, इसको बड़ा ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 129 बोलते हैं इसको, 124 से देखिए, 124 से स्टार्ट है सुप्रीम कोर्ट और 147 तक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट मैं अभी आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, इसमें जो कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला देगा वो संबंधित किसी भी न्यायालय में आप उसको रेज कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए कोई केस लड़ रहा है आपको वकील, तो वो बताएगा सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला इस आधार पे ऐसा दिया, तो जो संबंधित आपका कोर्ट होगा उस बात को मानना पड़ेगा, कंपलसरी है उसके लिए। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट ने, मान लो बोले केरल हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, तो आपका हाई कोर्ट माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको बोलते हैं कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। अब जैसे मान लीजिए हरियाणा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो पंजाब हरियाणा दोनों के लिए अप्लीकेबल है। और संबंधित मान लीजिए कोई सोनीपत का कोई छोटा सेशन कोर्ट है, वो उसकी बात को मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कोई न्यायालय नहीं मानेगा। ठीक है, तो अगली क्लास आपका सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि अब आपकी जो बेसिक्स हैं वो मैंने करा दी आपको, क्योंकि टाइम बेसिक्स में लगता है। अब तो जो इसके सेगमेंट्स हैं वो करते जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा कि आया कि नहीं आया?